ऑलराइट, सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था आपको, लेकिन एलेग्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी आपका होमवर्क होगा। प्लान ये था कि इसको होमवर्क देकर फिर आई मेक यू डू द अदर क्वेश्चन, दैट इज ये लैंग्वेज। लेकिन दैट विल बी डूइंग लेटर ऑन व्हेन you take the live class, because that is a very long question. But for now, Allegro Technologies company, इसको पढ़ लीजिएगा और इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करते हुए आई वांट यू टू परफॉर्म एनपीवी। ओके, कैपिटल अलाउंस स्केड्यूल बनेगा, एनपीवी कंप्यूट होगी, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जिस तरह से हमने पहले ही कंप्यूट किया है वो अब भी कंप्यूट होगा। बस यही चीज है एलेग्रो टेक्नोलॉजीज में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिव्यू के ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन है एनपीवी का ही, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस देयर इज वेरी वेरी स्लाइट डिफरेंस। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें बोला कि यू हैव बीन कंडक्टिंग अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट proposed by one of the divisions of your business. Your review has two aims. पहला क्या है? First, to connect the proposal of any areas of principle, and second, to recommend a financial measure to replace payback as one of the criteria for acceptability when a project is presented to the company's board of directors for approval. अभी ये कह रहा है कि भाई एनपीवी यूज कर रहे हैं हम, लेकिन एनपीवी में कुछ एरर्स हैं, उसको सही कर दें। और दूसरा, या एनपीवी से कोई बेहतर तरीका है, या एनपीवी तो अभी हम यूज करें लेकिन और कोई बेहतर तरीका आप रिकमेंड कर सकते हैं तो वो भी कर दें। अब सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहे थे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज फॉर 150 million फॉलोड बाय 50 million 1 year later. The post-tax cash flows for this project is in $1 million, including the estimated tax benefit from capital allowances for tax purposes are as follows. वो भी मेंशन कर दिया इसने। अब अगर आप गौर करें तो इसने ईयर्स दे दिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया, फर्स्ट फेज सेकंड फेज की जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो दे दी, प्रोजेक्ट पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज दे दी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि कंपनी टैक्स चार्ज कर रही है 30% पे, और वो रिकवर हो जाएगा, सॉरी वो पे होगा इन द सेम ईयर, और अगर आप टैक्स सेविंग्स ले रहे हैं तो वो रिकवर भी हो जाएगा इन द सेम ईयर। ठीक है, then he mentioned that the company has sufficient profits elsewhere to recover capital allowances on this project in full in the year they are incurred. All the capital investment is eligible for a first year allowance for tax purposes of 50%, followed by a writing down allowance of 25% per annum on the reducing balance basis. मतलब कि जो कैपिटल अलाउंस है वो कैलकुलेट हुआ हुआ है 25% के ऊपर। ठीक है, you notice the following points when conducting your review. पहली चीज, an interest charge of 8% per annum on a proposed $50 million has been included in the project's post-tax cash flow before tax has been calculated. फिर इसने बोला कि डेप्रिसिएशन जो आपने कंपनी के एसेट्स के लिए निकाली थी 4 million per annum, वो भी चार्ज करके पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में इंक्लूड कर दिए। Activity-based allocations of company indirect costs of 8 million have been included in the project's post-tax cash flow. However, additional corporate infrastructure costs of $4 million per annum have been ignored, which you discover would only be incurred if the project proceeds. अभी तक इसने बेसिकली, अगर मैं आपको समराइज करके बता दूं, तो इसने जितने भी पॉइंटर्स लिखे हैं उनमें से कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए थी, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन इसके बावजूद भी जो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए थी उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, और जो चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी उसने उसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आखिरी पॉइंट में व्यू यही बात कर रहा है कि कैपिटल इक्विपमेंट राइट ऑफ और डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए ईयर 6 में, और इससे जो प्रोसीड्स आएंगे वो 7 मिलियन होंगे, जो कि फोरकास्टेड प्रोजेक्ट्स पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में इंक्लूडेड है। लेकिन इसके अलावा से एक और बात की कि यू आल्सो नोटिस दैट एन एस्टिमेट फॉर साइट क्लियरेंस ऑफ 5 मिलियन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। एंड में उसने रिक्वायरमेंट बोली है कि प्रिपेयर अ करेक्टेड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो हमने गलतियां करी हैं प्रोजेक्ट पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में, उसको रेक्टिफाई करें यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स, और उसके बाद नया नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करके बताएं। तो क्या होगा? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। उससे बोला इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 8% पर एनम ऑन अ प्रपोज 50 मिलियन लोन हैज बीन इंक्लूडेड। इंटरेस्ट तो हम कभी इंक्लूड ही नहीं करते, इंटरेस्ट से हमारी एनपीवी का कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट कभी इंक्लूड नहीं होता। लेकिन इसे क्या बोला कि वो इंक्लूड हुआ है प्रोजेक्ट पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में, दैट टू बिफोर टैक्स हैज बीन कैलकुलेटेड। तो इस पे टैक्स कैलकुलेट करें और ऐड बैक कर दें इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले जब आपने इंक्लूड किया था तो आपने माइनस किया होगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो आपने माइनस किया होगा। अब आप इसको ऐड बैक कर दें। लेकिन क्योंकि इसने बिफोर टैक्स कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको सब्ट्रैक्ट किया था पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज से, तो उसकी वजह से टैक्स कम तो होगा ना। पहली चीज तो ये कि आप इंटरेस्ट कभी भी माइनस नहीं करते प्रॉफिट से। आपने जब इंटरेस्ट माइनस किया होगा तो टैक्स आपका वैसे ही कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट तो रिमेनिंग प्रॉफिट पे मिलता है, सॉरी टैक्स तो रिमेनिंग प्रॉफिट पे कटता है। ठीक है, तो इसको ऐड बैक करेंगे ताकि हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो एज इट इज आए, जितनी उसकी ओरिजिनल थी उसके हिसाब से। सबसे पहले तो 8% का 8% को 50 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा तकरीबन 4, या 4 आएगा। अब ये है बिफोर टैक्स कैलकुलेशन। अब जब भी बिफोर टैक्स कैलकुलेशन आपके पास 4 आए है तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन कितना आना चाहिए? टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं? टैक्स हमारा है 30%। तो 4 × 1 - 0.3 कर दें तो नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा, ये आएगा 2.8। ठीक है, इसको आप ऐड बैक कर देंगे। अभी मैं टोटल करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके से एनपीवी कंप्यूट होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। उसने बोला कि डेप्रिसिएशन फॉर द यूज ऑफ कंपनी शेयर्ड एसेट्स, वो भी 4 मिलियन ही थे, हैज बीन चार्ज इन कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। पहली बार डेप्रिसिएशन कभी इंक्लूड नहीं होती। आपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड कैसे की होगी कि आपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया होगा, या कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया होगा। ये डेप्रिसिएशन आपने एज एन एक्सपेंस कंसिडर की होगी ताकि आपकी टैक्स की अमाउंट कम हो जाए, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप क्या करेंगे? आप ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन विद द सेम अमाउंट। $4 तो आपके पास है ही ना डेप्रिसिएशन की अमाउंट, उसको नेट ऑफ टैक्स कर दें, यही 2.8 ही आएगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
अब आ जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन वाले पॉइंट पर। उसने बोला कि एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन ऑफ कंपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट of 8 million have been included in the project's post-tax cash flow. However, additional corporate infrastructure costs of 7 million per annum have been ignored, which you discover would only be incurred if the project proceeds. तो ये कैसे होगा? सिंपली इसको नेट ऑफ टैक्स कर दें, क्योंकि इसने बोला कि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है 8 मिलियन की वो हमने इंक्लूड कर दिया। और फिर इसने ये बात बोली कि एडिशनल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पर एनम 4 मिलियन थी, वो आपने इग्नोर कर दी। तो इसको भी आपको नेट ऑफ टैक्स करके लिखना पड़ेगा। नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो भाई 1 माइनस 0.3 करें 2.8 ही आ रहा होगा, लेकिन ये पहले इंक्लूड नहीं करी थी और ये कॉस्ट है तो ये तो माइनस में जाएगी। जब आप अब इंक्लूड करेंगे तो ये तो माइनस होनी चाहिए। एड बैक एलोकेशन वाली जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 5.6। ये इंक्लूडेड थी, इसको आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको सीधा 5.6 से ऐड करना है। अब फोर्थ पॉइंट में इसने बोला कि भाई साइट क्लियरेंस जो है वो 5 मिलियन है, वो इंक्लूड ही नहीं किया। तो 5 मिलियन को आपने सीधा नेट ऑफ टैक्स करना है, क्योंकि हर चीज को हम नेट ऑफ टैक्स इसलिए करें क्योंकि उसने पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज दिए हुए हैं, उसमें हमने एडजस्टमेंट करने, ठीक है। अगर ये कैश फ्लोज देता तो फिर हम नेट ऑफ टैक्स नहीं करते, फिर हम एज इट इज इंक्लूड करके फिर एक साथ ही टैक्स कैलकुलेट कर लेते। ये आपके पास 3.5 आ जाएगा। अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ कैसे कंप्यूट होगा। अब इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल अलाउंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड इसने पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज ही दिए हुए हैं आपको, तो उसके लिए तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है। इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिखी जैसे उसने दी थी, पोस्ट टैक्स करके कैश फ्लोज लिखे, एड बैक इंटरेस्ट किया, एड बैक एलोकेशन किया, एड बैक डिप्रिसिएशन किया, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड लेस साइट क्लियरेंस कॉस्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, सब वैसे ही जिस तरीके से अभी हमने उधर कंप्यूट किया। नेट कैश फ्लोज कंप्यूट किए, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर ली। दैट इज ऑल फॉर द IPR क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद इसने बोला था कि हमारे पास अगर कोई बेहतर टेक्निक है तो वो भी यूज कर लें, और फॉर दैट द रिक्वायरमेंट वाज this estimate the discounted payback period and duration for this project, commenting on the relative advantages and disadvantages of each method. मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ कि सिंपल पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक कैसे कंप्यूट होता है। आपने ये करना है कि ये पार्ट आप खुद करेंगे, ड्यूरेशन हम सीख चुके हैं कैसे कंप्यूट होती है, तो ड्यूरेशन आप खुद कंप्यूट करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी आप खुद ही कंप्यूट करेंगे। अब ये पे बैक पीरियड की एग्जांपल है। सिंपल पे बैक पीरियड में आप हमेशा नेट कैश फ्लो रो लेते हैं, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आप हमेशा प्रेजेंट वैल्यूज रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेट कैश फ्लो रो जो है वो तो डिस्काउंटेड होती नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू रो जो है वो हमेशा डिस्काउंटेड होती है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर चुके हुए होते हैं। तो इसलिए सिंपल पे बैक के लिए नेट कैश फ्लो रो और डिस्काउंटेड पे बैक के लिए प्रेजेंट वैल्यू रो।
अब इससे बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट हमारी 3400 थी और हर साल हमें डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपने पे बैक कंप्यूट करना है, मैं आपको सिंपल पे बैक करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम अप्रोच यूज होगी डिस्काउंटेड पे बैक के लिए, कुछ डिफरेंट नहीं है। इधर लिख लेते हैं। सिंपल पे बैक के लिए आपने 3400 एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, पहले साल में आपको रिटर्न मिला 1226, तो पहले साल के एंड में आपके पास कितना पैसा बच गया होगा रिकवर करने के लिए? 2174। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको मिले 1169, तो 1169 ऐड कर दें। अब आपके पास कितनी अमाउंट बचती है टू रिकवर? 1005। लेकिन अगले साल में अब आपके पास 1127 मिल रहा है आपको, विच इज मोर देन व्हाट यू नीड टू रिकवर। ये आपकी अमाउंट है जो आपने रिकवर करनी है, राइट? और अगले साल आपको 1127 मिल रहा है, तो आप क्या करें? रिक्वायर्ड रिकवरी, ये वाला जो फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड रिकवरी ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर। रिकवरी ऑफ दैट ईयर क्या है? 1127। इन दोनों को डिवाइड करें आपस में, तो आपके पास अमाउंट आएगी 0.89। लेकिन पिछले 2 साल भी तो आपने इसमें इंक्लूड करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.89, दैट इज 2.89 ईयर्स। ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आप कंप्यूट करेंगे और फिर पार्ट बी करेंगे आईपीआर क्वेश्चन।